पंजाब भर में कोरोना वैक्सीन की किल्लत बरकरार। वैक्सीनेशन सेंटर बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। कहते हैं हुकूमत एक तरफ तनख्वाहें बंद कर रही है और दूसरी तरफ वैक्सीन नहीं लगाई जा रही। बैरून मुल्क सफ़र करने के ख्वाहिशमंद अफराद एस्ट्राजेनेका का स्टॉक खत्म होने से जहनी कोफ्त में मुब्तला। उधर एक्सपो सेंटर लाहौर के बाहर आज छुट्टी का नोटिस लगा दिया गया। कोरोना से मजीद 37 अमवात, 1050 नए केसेस, शरह 2.55% रही। सिंध में कल से प्राइमरी स्कूल भी खोलने का फैसला। दरगाहें 28 जून को खुल जाएंगी। अम्यूजमेंट पार्क्स, इंडोर जिम भी 28 जून से खुलेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बताया कि सूबे में मुस्बत केसेस की शरह 3.9% पर आ गई। हाथ कांपे ना ही ममता जागी। गुजरावाला में मां ने बदचलनी के शुबे में बेटी की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा शाहीन बीबी ने तशद्दुद के बाद बेटी का गला दबाकर मार डाला। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मुलजिम को गिरफ्तार करके तहकीकात जारी हैं। तेज बारिशों से तबाही। मंगला और गिरदनवा में शदीद बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। नदी नालों में तुग़यानी आ गई। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बिजली का तरसीली निज़ाम भी मुतासिर। कई दरख्त जड़ों से उखड़ गए। और मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल होने के इम्कान पैदा। नई दिल्ली में मकबूजा कश्मीर पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस कल तलब। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस 24 जून को होगी। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी दावतनामा मिलने की तस्दीक कर दी। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। फिलहाल के लिए इतना ही। हर वक्त बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर बात करते हैं। लेकिन इन दोनों ज़ाहिर है कि फोकस बजट के ऊपर है। पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर बहस हो रही है, बाहर भी इस पर चर्चा हो रहा है। और एक जो इम्पोर्टेंट इशू जो हम जिक्र भी करते रहे कि ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्शन अपनी बढ़ानी है, तो जो डेयरी की प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट ने तजवीज़ किया था और FBR ने कि 17% सेल्स टैक्स लगाया जाए। लेकिन कल इस सिलसिले में शहबाज मुलाकात हुई है फाइनेंस मिनिस्टर से, जो पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन है। ज़ाहिर है कि लगता यूं ही है कि जो डेयरी एसोसिएशन है उसको कुछ खदशात हैं। तो इस मीटिंग का आउटकम क्या है? क्या ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट कहीं यू टर्न लेने वाली है इस हवाले से भी, जो डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो वो सेल्स टैक्स लगाने जा रहे हैं? कामरान, ये वाला अगर यू टर्न हो जाता है तो ये अच्छे वाला होगा, मस्बत यू टर्न होगा। डेयरी मसनूआत के जो आप बात करें उसका मतलब ये है कि दही, पनीर, मक्खन, मिल्क की जो क्रीम होती है, टी वाइटनर है, फ्लेवर्ड मिल्क है, तो इन सारी चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। बजट में जो हुकूमत ने प्रपोज किया था कि इसका जो सेल्स टैक्स का रेट था वो 10% था, उसको इन्होंने प्रपोज किया कि बढ़ा के 17% कर दिया जाए। तो उसके ऊपर एक शोर पड़ गया था कि ये आप क्या कर रहे हैं। एक साइड पे आप बात कर रहे हैं कि स्टंटिंग है मुल्क के अंदर, लोगों की नशोनुमा नहीं हो रही, उनकी खुराक ठीक नहीं है, तो ऊपर से आप खाने पीने वाली अशिया के ऊपर टैक्स लगा रहे हो। तो उस कल इनकी एक मीटिंग हुई है, गालबन उसमें कुछ इनको अश्योरेंस दी गई है। हैविंग सेड दैट, इसमें फिर FBR ने चालाकी की थी कि जो काबीना की मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में काबीना ने यह बजट अप्रूव किया था, उसमें जो मेरी इतला है काबीना के मेंबरान को यह बताया गया था कि हम जो टैक्स रजीम चेंज कर रहे हैं डेयरी प्रोडक्ट्स का,
वो हम लोकल अशिया की खरीदो फरोख्त के ऊपर नहीं कर रहे हैं जो डेयरी मसनूआत बनती है पाकिस्तान के अंदर, बल्कि जो बाहर से आती हैं इंपोर्टेड, तो उसके ऊपर कर रहे हैं। तो काबीना को भी इन्होंने अंधेरे में रखा और खासतौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का इसके ऊपर बड़ा फोकस है कि इन चीज़ों की जो कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए और इसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। लेकिन वही काम हुकूमत ने और FBR ने किया। तो फिर कल गालिबन कोई डेवलपमेंट हुई है इस हवाले से, तो मेरे ख्याल जो डेवलपमेंट है उन्हीं से बात कर लेते हैं जिनकी कल इसके ऊपर मुलाकात हुई है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन अली अहमद खान साहब। उनसे पूछते हैं कि कल उनकी वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब से क्या बात हुई और उनको क्या एश्योरेंसेस मिली। जी अली साहब, आप हमें सुन सकते हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम। अली खान साहब, आप काइंडली बताएंगे कि कल आपकी जो शौकत तरीन से मुलाकात हुई है आपको क्या एश्योरेंसेस मिली हैं? जी, कल हमारी मुलाकात हुई शौकत तरीन साहब से। वहाँ पे रज़ाक दाऊद साहब भी थे और चेयरमैन FBR भी थे और उनको हमने अपने इश्यूज का समझाया। आई हैव टू से कि वो ऑलरेडी काफी अवेयर थे और लग रहा था कि जो उनकी तरफ की जो टीम है उनको काफी अवेयरनेस है और काफी उन्होंने होमवर्क किया है। और उनकी तरफ से हमें ये एश्योरेंसेस मिली, 2 एश्योरेंसेस मिली। एक तो ये कि जो डेयरी के जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं उन पे 10% से 17% सेल्स टैक्स लग गया था, तो वो उन्होंने हमें एश्योर किया कि वो वापस 10% पे ले जाएंगे। दूसरी एश्योरेंस उन्होंने हमें ये दी कि दूध पे जो आज से 4 साल पहले एक सेल्स टैक्स का स्टेटस चेंज हुआ था कि वो 0 रेटिंग से एग्जेम्प्ट में गया था, तो उसको वापस 0 रेटिंग पे ले आएंगे। तो ये 2 जो बातें थी ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने FBR के चेयरमैन को कहा कि इसको इस बजट में इंप्लीमेंट करते। तो अली साहब, अगर आपकी ये दोनों तजावीज हुकूमत मान लेती है और खास करके जो 0 रेटिंग वाली आप बात कर रहे हैं, तो फिर तो जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो महंगी होने के बजाय सस्ती होनी चाहिए। तो क्या ये एश्योरेंस आप दे सकते हैं कि ये तजावीज अगर दोनों उस पर अमल दरामद हुकूमत करती है तो जो डेयरी की प्रोडक्ट्स हैं मुल्क में वो सस्ती होंगी? लेकिन ये देखें, जो किसी भी प्रोडक्ट की जो कीमत होती है वो एक चीज से तो रिलेटेड नहीं होती। लेकिन हमारे केस में ये जो सेल्स टैक्स 0 रेटिंग वर्सेस एग्जेम्प्ट का बहुत मेजर एक इम्पैक्ट था, जिसकी हम पिछले 1.5 से 2 साल में हमें कोई 25 से 30% कीमत बढ़ानी पड़ी। तो मैं कम से कम ये एश्योरेंस तो दे सकता हूँ कि इतनी एग्रेसिव प्राइस इंक्रीज हमें करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी और इंशाल्लाह जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो जो आम आदमी है, जो बच्चे हैं, उनके रीच में जल्दी आ जाएंगे इंशाल्लाह। अली साहब, आपसे आखिरी सवाल, आप फरमा रहे हैं कि कीमत बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जबकि 0 रेटिंग का यहाँ पे मतलब ये है कि जो भी आपकी इनपुट कॉस्ट होगी, जिस चीज के ऊपर आपको 0 रेटिंग मिली है, वो आपको जो भी कॉस्ट होगी FBR आपको रिफंड कर देगा। तो आपको कम से कम 5-7 रुपए तो उनकी जो कीमत है वो कम करनी चाहिए ना, जिन चीजों के ऊपर आपको 0 रेटिंग की फैसिलिटी मिल रही है। नहीं, देखिए ये आपका हिसाब तकरीबन सही है। मैं आपको ये बताऊं कि जो पिछले 3 साल में, जब से 4 साल में, जब से ये 0 रेटिंग खत्म हुई थी, तो विदाउट एक्सेप्शन सारे जो डेयरी कंपनी हैं वो लॉस में जा रही हैं, हालांकि हम फिर भी इन्वेस्ट कर रहे थे। तो आई थिंक वी कैन बी अश्योर्ड कि कीमतें अग्रेसिवली बढ़ेगी नहीं और डेयरी इंडस्ट्री जो है वो इन्वेस्ट करेगी इन ग्रोथ एंड इन डेवलपमेंट एंड इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। चले, बहुत शुक्रिया अली अहमद खान साहब। ये तो मेरे ख्याल में एक ब्रेकिंग खबर ही है कि हुकूमत ने अगर इनको यकीन दहानी कराई है कि ये वापस ले रहे हैं फैसला वो कि जो 10% से बढ़ाकर सेल्स टैक्स 17% कर रहे थे, और दूसरा जो 0 रेटिंग वाला भी मामला है। लेकिन इसमें नोट ऑफ कॉशन वो अभी भी उन्होंने एक दफा अपनी कहा कि कीमत कम नहीं होगी, उन्होंने कहा कि एग्रेसिवली बढ़ेंगे नहीं। हालांकि मैंने ये सवाल उनसे दोबारा भी किया, तो मैं इस पे यहाँ पे हुकूमत को भी इस चीज पे अश्योर करना चाहिए कि 0 रेटिंग की वजह से डेयरी इंडस्ट्री को जितना बेनिफिट लगा रहे हैं वो कम करें, कीमत कम होनी चाहिए। ये भी डिपेंड करता है कि हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं हुई कि क्या वो वाकई ही ये फैसला वापस लेंगे, और अगर ये फैसला वापस भी लेते हैं तो मुझे एक और कंसर्न है। देखिए, हमने टारगेट, पहले ही क्वेश्चन हो रहा है कि 5,800 अरब क्या हम अचीव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर ये फैसला भी वो वापस ले लेते हैं, इससे पहले इंटरनेट के ऊपर, मोबाइल के ऊपर वो फैसला वापस ले चुके हैं, शायद 116 अरब रुपए का वो उनको डेफिसिट होगा।
तो ये फिर टारगेट कहां से पूरा होगा अगर एक करके ये इसके फैसले ऊपर हम वापस ले बात रहे हैं? करेंगे 26 जून के बाद। बात आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है। बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके ऊपर अब हुकूमत के ऊपर दबाव आ रहा है कि आपने जो टैक्सेस लगाए वापस करें। एक तो खुद हुकूमत अनाउंस कर चुकी है, डेयरी वाला आपके सामने आ गया। तीसरा जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर 10 अरब का बोझ है, वो भी हुकूमत के ऊपर एक दबाव आ गया है कि उसको वापस करें। लेकिन हम इसके ऊपर जो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम दूसरी या जब भी वाइंड अप होगा उसके बाद गवर्नमेंट का जो एक मेरे ख्याल में खासा रहा है कि ये किसी को भी एक जगह पे टिकने नहीं देते। हमने देखा कि 4 फाइनेंस मिनिस्टर इस गवर्नमेंट ने लाए, एफबीआर के शायद 5 चेयरमैन आ चुके हैं 3 सालों में, और अब ये खबर है कि जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि सरमायाकारी बोर्ड जिनका काम मुल्क में सरमायाकारी को फरोग देना है, तीसरे उनके चेयरमैन थे, वो भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया, आतिफ बुखारी साहब ने। क्या वजह बनी, क्यों नहीं इस गवर्नमेंट के साथ लोग टिक के काम कर पा रहे, वजह क्या है? कामरान, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये हुकूमत अभी तक अपनी एक इकोनॉमिक टीम है वो ही तश्कील नहीं दे पा रही। आपके जो एनर्जी मिनिस्टर है वो तब्दील हुए, प्लानिंग मिनिस्टर तब्दील हुए, फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील हुए, फूड मिनिस्टर तब्दील हुए, इसके अलावा इंडस्ट्री मिनिस्टर तब्दील हुए, चेयरमैन एफबीआर, सेक्रेटरी खजाना मोर इंपॉर्टेंटली बजट से 10 दिन पहले आप उनको तब्दील कर देते हैं। तो अब नाजरीन, कल जो आतिफ बुखारी साहब थे चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के, उन्होंने भी अपना इस्तीफा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को पेश कर दिया। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून में हमने खबर भी किया जो आज छपी हुई है। तो ये बीओआई के तीसरे चेयरमैन हैं जिन्होंने लेस देन 3 ईयर्स अपना रिजाइन प्राइम मिनिस्टर साहब को पेश कर दिया। तो ये कोई अच्छी डेवलपमेंट नहीं है हुकूमत के लिए। 3 चेयरमैन तो ये तब्दील हो गए लेस देन 3 ईयर, और ओवरऑल 5 चेयरमैन जो हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के वो पिछले 5 साल में तब्दील हो चुके हैं। तो